कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अमेरिका वाले न्यू ईयर की पार्टी में जमकर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसे ये जश्न बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। इसलिए उसने माहौल बिगाड़ने के लिए पूरे शहर में मौत का तांडव शुरू कर दिया। उसका निशाना इतना खतरनाक था कि या तो भेजा उड़ गया या दिल सीने से गायब हो गया। अब पार्टी का मजा तो छोड़ो, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में पूरे शहर में सन्नाटा और मातम छा जाता है। पटाखों की आवाज की जगह अब पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगते हैं। अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर एलिनोर को। वो अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर जांच में जुट जाती है। हर उस बिल्डिंग को लेजर से स्कैन किया जाता है जहां मर्डर हुआ था, और पता चलता है कि सारे टारगेट एक ही बिल्डिंग के एक रूम से सेट किए गए थे। लेकिन तभी उस रूम में जोरदार धमाका हो जाता है, मतलब सारे सबूत उड़ जाते हैं। अब तो शहर की हालत और भी खराब हो जाती है, जैसे धड़कनें थम गई हों। एलिनोर भागती है उस बिल्डिंग की तरफ जहां से लोग डर के मारे बाहर निकल रहे थे। फिर वो अपने साथी पुलिस वाले से कहती है कि बाहर निकलते लोगों की वीडियो बनाओ, शायद उनमें से कोई कातिल हो जिससे उसे पकड़ने में मदद मिल सकती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है बिल्डिंग की छत की तरफ। चढ़ते चढ़ते वो थक जाती है और बिना मास्क होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। वो रूम में जाकर फ्रेश हवा लेने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। तभी FBI ऑफिसर जैक आता है और उसकी मदद करके उसे मास्क पहनाता है। उसी वक्त वहां उनका सीनियर ऑफिसर लैंडमार्क भी पहुंच जाता है। ये बंदा अपने काम को लेकर काफी सीरियस था। वो टॉयलेट से सैंपल लेने को कहता है और एलिनोर को वहां से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। बाहर एक और ऑफिसर एलिनोर को डांटता है और कहता है कि बिना मास्क आकर तुमने सबका टाइम खराब किया। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर लैंडमार्क सबको संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके टेबल असली और नकली सबूतों से भर जाएंगे, लेकिन आपको अपनी समझदारी से सही और गलत का फर्क करना होगा। कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा है और उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। शायद ये किसी आतंकवादी ग्रुप का काम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी ग्रुप्स इसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो पागल हो, लेकिन इतना बड़ा काम करके एक भी सबूत न छोड़ना किसी पागल के बस की बात नहीं है। उसे किसी भी मजहब से जोड़ना ठीक नहीं होगा, बल्कि ये पता लगाना जरूरी है कि कौन उससे दिल से जुड़ा था, किसने उसे गन चलाना सिखाया और किसने उसे हथियार बेचा। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे हाथ से बच नहीं पाएगा। अगला सीन दिखाता है कि एलिनोर किचन में थी। उसका साथी बोलता है कि ये लोग तो शैतान की तरह पैदा होते हैं। एलिनोर जवाब देती है कि मेरा उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। तभी वहां लैंडमार्क आता है। वो एक पुलिस वाले को बाहर भेजता है और एलिनोर से उसका नजरिया पूछता है। एलिनोर कहती है कि वो शख्स तबाही के लिए नहीं, सुकून ढूंढने आया था। वो फिर से ऐसा करेगा क्योंकि उसे ये सब करने में अच्छा महसूस हुआ। अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो वो 29 की जगह 12 लोगों पर ही रुक जाता। फिर लैंडमार्क पूछता है कि उसने ज्यादा लोगों को क्यों नहीं मारा। एलिनोर कहती है जैसे खाना खाकर पेट भर जाता है वैसे ही उसका मन भर गया होगा, लेकिन भूख तो फिर लगती है। लैंडमार्क एलिनोर की बातों से काफी प्रभावित हो जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे लैंडमार्क उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है और जैक को भी वहां बुलाया गया था। एलिनोर पूछती है कि मैं ब्यूरो के लिए काम कर रही हूं या आपके लिए। लैंडमार्क कहता है कि मेरे ऊपर सीनियर्स का बहुत दबाव है। कुछ लोग हैं जो मुझ पर प्रेशर डालते हैं और मुझे खुलकर काम करने नहीं देते। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जो भी पता करो सबसे पहले मुझे बताओ, क्योंकि फिलहाल मुझे आप दोनों से ज्यादा समझदार कोई नहीं लग रहा। अगले दिन ऑफिस में सब लोग केस पर चर्चा करते हैं। लैंडमार्क कहता है कि हमें पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड निकालना होगा कि उस बिल्डिंग में पेंट किसने किया, उस रूम के दरवाजे पर किस कंपनी का ताला लगा था, वहां सर्विस बिल्ड कौन देने आता है और वहां कौन कौन रहता है। सबकी जांच करनी पड़ेगी। फिर जैक बताता है कि वहां ना वाईफाई है ना टेलीफोन, और लॉकडाउन के दौरान ही वहां के मालिक ने पेंट करवाया था। इंस्पेक्टर मार्केट बताता है कि किलर के पास चाबियों का एक गुच्छा था, क्योंकि लॉक पर बहुत सारे स्क्रैच मिले हैं। गन की बुलेट से हमें अंदाजा हुआ है कि किलर के पास SM-21 स्नाइपर है। अगर यही गन निकली तो हमें एक और बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये गन तो डेटाबेस से भी पुरानी है। पहले ये गन मिलिट्री में इस्तेमाल होती थी, और जब हथियार बहुत पुराने हो जाते थे तो खराब हालत वाले हटा दिए जाते थे और बाकी लोकल पुलिस को दे दिए जाते थे। लैंडमार्क कहता है अगर किसी को जरा सा भी सुराग मिले तो सबसे पहले मुझे खबर करना। वहां से निकलने के बाद एलिनोर जैक से पूछती है
कि लैंडमार्क किसी के साथ टीम बनाकर काम क्यों नहीं करता। जैक बताता है कि वो हर बार क्रेडिट खुद लेना चाहता है, इसलिए किसी को साथ नहीं रखता। फिर लैंडमार्क जैक और एलिनोर को एक डेड बॉडी दिखाने ले जाता है और दोनों से उनकी राय पूछता है। जैक कहता है कि सारे शॉट्स सिर और छाती पर लगे हैं, ऐसा मैंने सिर्फ आर्मी में देखा है, शायद वो कोई रिटायर्ड सोल्जर हो। एलिनोर कहती है कि हो सकता है उसे किसी फौजी ने ट्रेनिंग दी हो। तभी एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि फ्रैंक को आरोपी मिल गया है। फिर तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां फ्रैंक पहले से मौजूद होता है। लैंडमार्क फ्रैंक से पूछता है कि बिना ठीक से जांच किए तुम कैसे इतने पक्के हो सकते हो। फ्रैंक बताता है कि हमने पता लगाया है, वो बचपन में ही स्कूल छोड़ चुका था, अपने अंकल से गन चलाना सीखा और आइसिस से भी उसका कनेक्शन मिला है। जब हमने उससे पूछताछ करनी चाहिए तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सबको जान से मारने की धमकी देने लगा। अब इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए उसके खिलाफ। जब पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो वो खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। लैंडमार्क फ्रैंक से कहता है कि हथियार तो छोड़ो, तुम्हें तो एक गुलेल तक नहीं मिली, अब मान लो कि तुमने एक बच्चे की जान ले ली है। फिर वो अपने ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाते हैं ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, लेकिन उनसे बात करने पर कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगती। एलिनोर को शक होता है उस पेंटर पर जो अपने बच्चे को लेकर आया था, लेकिन ये सिर्फ शक था, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर एलिनोर अपने कंप्यूटर पर बिल्डिंग की फुटेज देख रही होती है। तभी उसे बाथरूम की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जो उन्होंने बिल्डिंग से ली थी। उस वक्त लैंडमार्क फोन पर बिजी था, इसीलिए एलिनोर उसे कुछ बता नहीं पाती और रिपोर्ट को अपने सबूतों में जोड़ लेती है। फिर लैंडमार्क वहां आता है और कहता है कि तुम्हारे पास वो डिग्री नहीं है जिससे तुम ये लेटर पढ़ सको, और उसे डांट कर वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त लैंडमार्क एलिनोर को डिनर पर चलने को कहता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर पर वो कहता है कि जो कुछ मैं महसूस करता हूं वो मैं तुम्हें कह भी नहीं सकता। मेरे ऊपर बहुत दबाव है, हर अफसर मेरी मेहनत पर अपना नाम चिपकाना चाहता है, और अगर मैं कातिल को पकड़ने में फेल हुआ तो बदनामी सिर्फ मेरी होगी। इसीलिए अगर कभी गुस्से में मुझसे कुछ गलत निकल भी जाए तो बुरा मत मानना। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मॉल में एक आदमी अपने लिए कपड़े ट्राई कर रहा होता है। तभी कोई उसके ट्रायल रूम से कपड़े चुरा लेता है। वो जाकर स्टाफ से इसकी शिकायत करता है। वो बदबूदार आदमी बाथरूम में जाकर खुद को ड्राइग्लिन करने लगता है। उसकी हरकत देखकर एक बंदा बाहर सफाई वाले को बोलता है कि ऐसे लोग मॉल में आए तो अच्छा नहीं लगता, इसे हटाओ। फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो बंदा फूड कोर्ट में पहुंच जाता है और किसी के बचे खाने से सब्जी और नॉनवेज अलग करके खाने लगता है। तभी गार्ड्स उसे ढूंढते हुए वहां भी पहुंच जाते हैं और उसका बैग चेक करने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी मॉल में फिर से हंगामा कर देता है। उधर एलिनोर उस वक्त फायरआर्म शो में जांच कर रही होती है। वहां एक बूढ़ा बताता है कि उसने सालों से SM-21 राइफल नहीं देखी, लेकिन ये गन बहुत शानदार थी, लोड करना आसान, क्लीनिंग भी इजी और बिल्कुल 1853 की रॉयल इनफील्ड जैसी। फिर एलिनोर उससे उसके सारे ग्राहकों की लिस्ट मांगती है। तभी उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि मॉल में कोई बड़ी वारदात हो गई है। जब एलिनोर वहां पहुंचती है तो सारे ऑफिसर्स CCTV फुटेज चेक कर रहे होते हैं। उन्हें दिखता है कि वो आदमी बाथरूम से निकलकर अपनी शर्ट डस्टबिन में डाल देता है। फिर जैक वहां जाता है और पता चलता है कि इस घटना से थोड़ी देर पहले डस्टबिन को ट्रक में खाली किया गया था। फिर लैंडमार्क, एलिनोर और जैक को उस ट्रक के पीछे भेजा जाता है। तभी वहां लैंडमार्क का सीनियर ऑफिसर नेथन आ जाता है और एलिनोर उससे कहती है कि आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए, प्रेशर बढ़ने वाला है। फिर एलिनोर और जैक जंकयार्ड में जाते हैं जहां वो ट्रक पलटा था और वहां से किलर के कपड़े ढूंढने लगते हैं। उधर नेथन ने लैंडमार्क पर इतना दबाव बना दिया कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जैक और एलिनोर किलर के कपड़े ढूंढकर वापस ले आते हैं। फिर लैंडमार्क अपनी टीम से पूछता है कि क्या किसी को कोई ऐसी दुकान मिली जहां से उसने हथियार खरीदे हों। एलिनोर कहती है कि हो सकता है उसे हथियार विरासत में मिले हों। तभी जैक के फोन पर उन कपड़ों की रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी शर्ट पर डैंड्रफ जैसी कोई चीज मिली है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं होती। वो चीज सिर्फ उन लोगों के पास दिखती है जिनके सिर पर गहरी चोट लगी हो। तभी एक शख्स का कॉल आता है जो हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग हैं, अब अगली बारी तुम सबकी है। जैक बताता है कि हमने उसका फोन टैप कर लिया है। फिर पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें पकड़ने निकलती है। एलिनोर लैंडमार्क से कहती है कि मुझे ये लोग किलर नहीं लगते, अगर मैं होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। लैंडमार्क जवाब देता है कि मुझे जैसे ऑर्डर मिले हैं मैं वैसा ही कर रहा हूं और तुम्हें भी वही करना चाहिए।
फिर उन गुंडों की गाड़ी एक गैस स्टेशन के स्टोर पर रुकती है। लैंडमार्क अपनी टीम के साथ उस गाड़ी में बैठा होता है। फिर 4 लोग बाहर निकलकर स्टोर में जाते हैं। एलिनोर और जैक उनके पीछे पीछे अंदर जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज देते हैं। गुंडों को इन पर शक हो जाता है और फिर आपस में फायरिंग शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में एक पुलिस अफसर और 3 गुंडे मारे जाते हैं, लेकिन चौथा बदमाश कहता है कि हमने तो बस मजाक किया था, जो हमें बहुत भारी पड़ गया। अगले दिन लैंडमार्क से इस घटना का जवाब मांगा जाता है। वो कहता है कि हम उन्हें पकड़ने ही गए थे, लेकिन उन्होंने पहले फायरिंग शुरू कर दी। लैंडमार्क ने अपनी सफाई दी, फिर भी उसे सस्पेंड कर दिया गया। उस रात एलिनोर, जैक और लैंडमार्क साथ बैठकर शराब पीते हैं और जो कुछ भी हुआ उसके लिए लैंडमार्क से अफसोस जताते हैं। लैंडमार्क कहता है कि उन्होंने मुझे यूज किया। बड़े अफसर हमेशा यही करते हैं, छोटों को इस्तेमाल करो और फिर बाहर फेंक दो। 30 साल की नौकरी का आज मुझे यही इनाम मिला है। आज जो हुआ उसने एलिनोर के मन पर गहरा असर डाला। वो एक पल के लिए भी चैन नहीं ले पाई और खुद ही एक आदमी से पूछताछ करने पहुंच गई। वो वही पेंटर था जो उस दिन अपने बच्चे को लेकर आया था। शुरुआत में वो एलिनोर को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उसकी बीवी उसे डांटती है कि सच क्यों नहीं बताते, तब वो बोलने को तैयार हो जाता है। एलिनोर लैंडमार्क को भी वहां बुला लेती है। वो आदमी बताता है कि मैं पेंटिंग का काम करता हूं और अक्सर एक साथ कई प्रोजेक्ट ले लेता हूं। जहां मालिक की निगरानी नहीं होती, वहां मैं ऐसे लोगों को काम पर लगा देता हूं जो सिर्फ खाने के बदले में काम कर देते हैं। जब मैं उस बिल्डिंग में काम कर रहा था, तब मुझे डीन नाम का एक आदमी मिला था। वो बंदा नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता था। उसने बताया कि जब से उसने स्लॉटर हाउस में काम किया है, तब से उसे नॉनवेज से नफरत हो गई है। उसने कहा कि मैंने ये सब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं फैमिली वाला इंसान हूं और गिरफ्तारी से डर गया था। फिर वहां एक पेंटर को बुलाया जाता है जो उस आदमी से पूछताछ करके डीन का स्केच बना देता है। उस एरिया में 3 स्लॉटर हाउस थे, तो वो लोग स्केच लेकर तीनों जगह पूछताछ करने निकलते हैं। एक स्लॉटर हाउस में उन्हें रमोना नाम की औरत मिलती है जो डीन को जानती थी। वो उन्हें डीन की मां का एड्रेस दे देती है। अब उनके पास डीन का नाम और एड्रेस दोनों थे, मगर क्या वही किलर था? इसका जवाब आगे मिलेगा। एलिनोर पता लगाती है कि डीन के पिता आर्मी में वेपन डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्हीं ने डीन को गन चलाना सिखाया और हथियार भी उन्हीं से मिले थे। फिर वो लोग डीन की मां के घर पहुंचते हैं। एलिनोर जैक से कहती है कि उसे कॉल करो, लेकिन लैंडमार्क मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था। अब ये केस मैं खुद सॉल्व करूंगा ताकि अपनी इज्जत वापस पा सकूं। थोड़ी देर बाद डीन की मां आती है और पूछने पर बताती है कि मैंने अपने बेटे को काफी टाइम से नहीं देखा है। लैंडमार्क कहता है कि अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हम सब कुछ यहीं रोक सकते हैं। वो बताती है कि मैंने अपने बेटे को कभी कुछ गलत करते नहीं देखा। वो बचपन से ही खाली घर ढूंढता था और वहीं जाकर मांग कर खाना खा लेता था। जब वो पैदा हुआ था तब बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। एक दिन वो अपने पापा की टारगेट प्रैक्टिस में मदद कर रहा था, लेकिन उसके पापा को नहीं पता था कि वो वहीं है। जब वो निशाना लगा रहे थे, तब एक गोली उसके सिर में लग गई। उसे ठीक होने में 6 साल लगे और तभी से वो ऐसा हो गया। उसे तेज आवाज और तेज रोशनी दोनों से चिढ़ है। तभी एलिनोर की नजर बाहर सूख रही एक शर्ट पर पड़ती है और उसे दूर बने एक घर में किसी के होने का एहसास होता है। तभी एक गोली चलती है और लैंडमार्क को लग जाती है। वो वहीं दम तोड़ देता है। आखिरकार उसे अपनी ड्यूटी और फर्ज से आजादी मिल गई। डीन की मां कहती है कि हिलना मत, वरना वो तुम्हें भी शूट कर देगा। फिर वो एलिनोर का फोन और गन लेकर डीन के पास जाती है और कहती है कि ये लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं। अब या तो तुम इनके साथ चलो या फिर मेरे साथ। और ये कहकर वो खुद को गोली मार लेती है। अब एलिनोर की हालत ऐसी थी जैसे किसी तूफान के बीच फंस गई हो, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता था। तभी डीन अपनी राइफल लेकर उसके सामने आता है और कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे तुम बोलोगी कि मैं तुम्हें बचाने आई हूं और मैं मान जाऊंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग यहां क्यों आए हो। मैंने 200 से ज्यादा लोगों को मारा है। एलिनोर कहती है कि अगर मारने आते तो पूरी फोर्स लेकर आते। हम तो सिर्फ तुम्हें समझाने आए हैं। अभी भी वक्त है, सरेंडर कर लो। जेल जाकर सबको बताओ कि इस रास्ते पर चलकर कुछ हासिल नहीं होता। डीन कहता है कि कुछ बेवकूफ लोग मांस खाते हैं, नशा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्या मिलता है उन्हें ये सब करके? ऐसे लोग मेरी तरह शांत रहने वालों की शांति छीन लेते हैं। उनकी वजह से आसमान के तारे तक नहीं दिखते। वो चीजें बर्बाद करते हैं जो उनकी होती ही नहीं। ये जानवर, ये आसमान, क्या ये उनके बाप की मिल्कियत है? अब मैं थक गया हूं ये सब करके। सोच रहा हूं खुद को गोली मार लूं।
लेकिन तुम वादा करो मेरी बॉडी खबरों में नहीं आएगी। तुम गैसोलिन से मेरी और मेरी मां की बॉडी जला देना। एलिनोर हाँ कह देती है, लेकिन तभी और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और डीन एलिनोर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे सामने वाले घर की बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। वहां 2 पुलिस वाले आते हैं, लेकिन डीन उन्हें शूट कर देता है। मरने से पहले एक पुलिस वाला बैकअप बुला लेता है। फिर देखते ही देखते वहां बहुत सारी पुलिस पहुंच जाती है। एलिनोर उसे समझाती है कि अभी भी वक्त है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वो 2 बम लेकर बाहर जाता है और उन्हें फिट कर देता है। जब वो रिमोट लेने अंदर आता है तो एलिनोर फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो एलिनोर उसके गले पर काट लेती है। डीन बटन दबाकर धमाका कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर एलिनोर खुद को छुड़ाकर बाहर निकलती है। जैक उसके पास आता है और कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि लैंडमार्क ने मुझे रोक दिया था। डीन बहुत आगे निकल चुका था। फिर सारे पुलिस वाले पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। डीन थक कर एक बिल्डिंग की दीवार के सहारे बैठ जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो अपनी गन निकालता है और सारे पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं। अब वो कातिल जो 200 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था, आखिरकार मारा गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिसर नेथन एलिनोर को एक एग्रीमेंट साइन करने को देता है, जिसमें लिखा होता है कि इस केस की सारी जानकारी क्लासिफाइड रहेगी। ये केस बीपी, डी और ब्यूरो ने मिलकर सुलझाया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया है। और डीन के घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है। एलिनोर को उसके काम के बदले एक परमानेंट जॉब दी जाएगी। तब एलिनोर पूछती है कि क्या ये मेरी चुप्पी और लैंडमार्क की जान की कीमत है। ये कहकर वो उनका ऑफर ठुकरा देती है और एग्रीमेंट पर साइन नहीं करती। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या। एलिनोर कहती है कि मैं चाहती हूं आप लैंडमार्क की खोई हुई इज्जत वापस करो, उसकी बॉडी को सम्मान दो और उसकी पूरी पेंशन उसकी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और मैं स्पेशल एजेंट बनने की हकदार हूं। नेथन उसकी दोनों शर्तें मान लेता है। फिर एलिनोर पेपर पर साइन करके उन्हें दे देती है। उनके जाने के बाद चीफ जैक्सन एलिनोर से कहते हैं कि तुमने बहुत शानदार काम किया है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।